अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट मदीहा शाह। आज हम आपके लिए लाए हैं यार बेरहम की एपिसोड नंबर 6। ये नावल आप सुन रहे हैं नॉवलिस्टिक यूट्यूब चैनल पर। बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहराम ने बोलते हुए गोया उस पर एहसान जताते हुए उसे खुद से बात करने पर परमिशन दी। सिर्फ मेरे अकेले के चाहने से क्या होता है, मैं कॉल रख रही हूँ। हरम बेदिली से शिकवा करती हुई बोली। बहराम परसों सुबह उसे उसके चचा के घर छोड़ कर गया था। 2 दिन से उससे ना तो बहराम का चेहरा देखा था और ना उसकी आवाज़ सुनी थी। अपने आप को मसरूफ़ रखने के बावजूद उसे बार बार बहराम का ख्याल आ रहा था। इसीलिए दिल के हाथों मजबूर होकर उसने बहराम को कॉल मिलाई थी। मगर कॉल मिलाते वक्त वो यही सोच रही थी कि ना जाने इन 2 दिनों में बहराम ने उससे को याद किया था या नहीं। मगर बहराम की बेनियाज़ी देखकर उसका दिल उदास हो गया। तुम्हारी चाहत तुम्हारी मर्ज़ी है तो मैटर करती है तुम्हारे रिश्ते में लड़की। उसे स्पीकर से बहराम की आवाज़ सुनाई दी तो हरम अपने मोबाइल को घूरने लगी। फिर कान से लगाकर बोली। इस बात का मतलब उसकी बात हरम के सर से गुजर गई थी। इस वजह से हरम बहराम से उस बात का मतलब पूछने लगी। तुम्हें अगर मतलब की बातें समझाने पर आ गया तो सारा वक्त मेरा इसी चक्कर में गुजर जाएगा और मतलब की बातें तब भी तुम्हारे समझ में नहीं आएंगी। इसलिए मेरे मतलब की तो बातों को इतना संजीदा मत लिया करो, बस खुश रहा करो। बहराम की बात पर वो फिर अच्छी खासी कंफ्यूज हो चुकी थी, इसलिए बोली। बहुत मुश्किल बातें करते हैं आप। मेरा नन्हा सा जहन आपकी बातों को समझने से कासिर है। हरम बेचारगी से बोली तो बहराम के मुस्कुराने की आवाज़ सुनाई दी। वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान सारी बातें खुद ही समझ जाता है। परेशान मत हुआ करो। ये बताओ क्या कर रही थी और ये तुम्हारी आवाज़ इतनी ख़राब क्यों हो रही है? क्या फ्लू हो गया है तुम्हें? बहराम के यूँ अचानक पूछने पर हरम दंग रह गई। वो इतने आराम से जान गया इसको फ्लू हो गया है। अब हरम उसको क्या बताती। उसकी आमद पर नुसरत चच्ची ने धोने वाले कपड़ों का ढेर जमा करके रखा था। उसने कल भी कपड़े धोए थे और आज भी बेडशीट्स और तकियों के गलाफ और कुशन्स के लिए मशीन लगाई थी, जिसकी वजह से उसको फ्लू हो चुका था। मौसमी नज़ला ज़ुकाम तो चलता रहता है, खुद ही ठीक हो जाएगा। ये बताएं, आधे घंटे पहले आप क्या कर रहे हैं? कहाँ बिज़ी हैं? अरहम ने बहराम की तवज्जो अपनी ज़ुकाम से हटाने की गर्ज से इससे सवाल पूछा। सेंट्रल जेल गया था 2 कैदियों से पिछले 10 दिन से जेल का माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब किया हुआ था। उन दोनों को समझा कर आ रहा हूँ। जेल में किस कायदे से इन्हें रहना है। बहराम रिलैक्स अंदाज में हरम से बात कर रहा था तो हवलदार के आने पर बहराम ने हरम को होल्ड के लिए बोला। ACP साहिब, जिन 2 कैदियों को आप थोड़ी देर पहले मरम्मत करके आ रहे हैं, इनमें से एक कैदी के हाथ की हड्डी मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है। दूसरे हाथ के सिरे से सर से होने वाली ब्लीडिंग नहीं रुक रही। इंस्पेक्टर मेहरान कह रहे हैं इन दोनों को अस्पताल लेकर जाना ज़रूरी है। आपके परमिशन चाहिए। जी। इस पर पर्चे पर साइन कर दें आप। हवलदार की आवाज़ हरम के कानों पर पड़ी तो खौफ के मारे उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट होने लगी। हेलो, क्या हुआ? क्या तुम सो तो नहीं गए? बहराम ने पर्चे पर साइन करने के बाद दोबारा हरम को मुखातिब किया। क्या आपको उन दोनों को मारते वक्त इन पर बिल्कुल भी तरस नहीं है? मतलब आप एक आदमी की हड्डी तोड़कर और दूसरे आदमी का सर खोलकर आ रहे हैं। मुझे इस वक्त किस कदर रिलैक्स मूड में बात कर रहे हैं? हरम अफसोस करती हुई बहराम से पूछने लगी। मेरा पेशा मुझे ऐसे लोगों पर तरस खाने की इजाज़त नहीं देता। वो हरम के आम अंदाज से समझाता हुआ बोला। जभी तो मैं को बिल्कुल सही बेरहम बोलती हूँ। बेसाख्ता हरम के मुंह से निकला तो दोनों तरफ मोबाइल पर खामोशी छा गई, जिसे चंद सेकंड बाद बहराम की आवाज़ ने तोड़ा। क्या मैं तुम्हारे लिए भी बेरहम साबित हुआ हूँ? बहराम खामोशी तोड़ता हुआ हरम से पूछने लगा। ये बात तो आप कभी खुद अपने आप से तन्हाई में पूछिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा अपने सवाल का। हरम के बोलने पर वो बेसाख्ता बोला। तो तुम चाहती हो मैं तन्हाई में तुम्हारी ज़ात के मुतालिक सोचूं और तुम्हें सोचते सोचते मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाए? बहराम के पूछने पर हरम एकदम बोली। अगर मैं आपसे बोल
बोलूँ हाँ, तो क्या आप तन्हाई में मुझे सोचेंगे, मुझसे मोहब्बत करेंगे बहराम? मुझे नहीं मालूम नहीं मोबाइल पर कैसे हरम उससे ये बात पूछ बैठी। रूबरू तो बहराम के सामने ऐसा कुछ बोलते हुए भी लाख बात सोचती है। घर वापस कब आना है तुम्हें? अपनी बात के जवाब में वो बहराम के बात सुनकर उदासी से मुस्कुराई। या तो या तो मेरी बिल्कुल भी नहीं आई होगी आपको, तो फिर वापस आने का क्यों पूछ रही हैं? हरम की बात सुनकर एक बार जब से लब पेंच गया। मेरा टफ और बिजी शेड्यूल तुम्हें याद करने की इजाज़त नहीं देता। कल ड्राइवर भेज दूँगा, उसे उसके साथ वापस आ जाना। बहराम जैसे बात को निपटाता हुआ सपाट लहजे में बोला। ठीक है, मैं वापस आ जाती हूँ, लेकिन ड्राइवर को मत भेजिए। आप खुद मुझे कल शाम में लेने के लिए आ जाइएगा। दरअसल सजन चाह रहे हैं कल रात का डिनर आप यही करें। वो चाहकर भी इसकी तरह का लहजा नहीं अपना सकी और अपने चचा का मैसेज देती हुई बहराम से बोली, खाने वाले का चक्कर पालने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं आ सकूँगा। तुम्हें खुद अपने चचा को समझा देना। इस तरह के डिनर पार्टीज़ का मैं आदी नहीं। ड्राइवर तुम्हें शाम में लेने आ जाएगा तो उसके साथ घर आ जाना। बहराम ने बोलते हुए आगे से हरम की बात सुनने की जहमत नहीं की और कार काटी। बहराम को अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था वो अपने रवैये, बातों और लहजे से उसके मासूम दिल को दोबारा तोड़ चुका था। मगर वो भी क्या करता? आखिर वो क्यों चाह रही थी कि वो उसको सोचे, उससे मोहब्बत करे? आखिर कैसे वो खुद को, अपने दिल को उससे मोहब्बत करने के लिए आमादा कर लेता? बहराम ना चाहने के बावजूद हरम को सोचने लगा। फिर अपनी सोचों को झटक कर लैपटॉप की तरफ मुतवज्जा हुआ तो उसके मोबाइल पर हरम का टेक्स्ट आया, जिसे ना चाहते हुए भी पढ़ने लगा। आपने खुद ही मुझसे कहा था मेरी चाहत मेरी मर्जी मैटर करती है, तो फिर क्यों अपनी बात से खुद ही मुकर रहे हैं? मैंने तो आपको अपनी मर्जी बता दी कि मैं आपकी मोहब्बत चाहती हूँ, मगर शायद आप दोबारा मोहब्बत करने से डरते हैं। इसके बाद अब आपसे कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि आपने बता दिया मेरी बेज़र से ज़ात आपके सामने इतनी भी मायने नहीं रखती कि आपसे कुछ मनवा सकूँ। आखिरी बात, कल आपको अपना ड्राइवर भेजने की ज़रूरत नहीं, मैं चचा के साथ आ जाऊँगी। छीन लेंगे तो तुमसे ये शान बेनियाज़ी, तुम मांगते फिरोगे अपना गुरूर हमसे। हरम का मैसेज पढ़ने के बाद बहराम अपना मोबाइल टेबल पर रख दिया। चाहने के बावजूद उसका किसी दूसरे काम में दिल नहीं लग सका, सिर्फ एक बेज़र सी ज़ात को सोचने के सिवा। सर, आपके आर्डर पर एसपी बहराम अब्बासी की बीवी के बारे में तमाम मामलात बिमा उसकी तस्वीर इकट्ठा करके आपके पास लेकर आया हूँ। यकूब न्याज़ी के आदमी ने बोलने के साथ खाकी रंग का लफाफा यकूब न्याज़ी को थमाया और यकूब न्याज़ी इसमें तस्वीर निकाल कर देखने लगा, देखकर इसका अच्छा खासा मूड ख़राब हुआ। एक तो तुम नए आने वालों का यही मसला है, कोई काम तुम लोग ढंग से नहीं कर सकते। ये एसपी की दूसरी बीवी की नहीं, बल्कि पहली बीवी की तस्वीर है, जो 2 माह पहले मर चुकी है। यकूब न्याज़ी ने अपने आदमी को झिड़कते हुए कहा, गुस्से में हाथ में मौजूद तस्वीर भी फर्श पर फेंक दी। भला इसे मरी हुई लड़की में क्या दिलचस्पी हो सकती है, जो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं थी? उसे तो एसपी की नई बीवी चाहिए थी, वो भी अपने बिस्तर पर, ताकि वो बहराम अब्बासी को ज़ेद में देख सके और साथ ही अपने भाई का भी उसे पता लगा सके। सर, ये लड़की कैसे मर सकती है? मैंने 2 दिन पहले ही एएसपी बहराम के साथ इसको गाड़ी में देखा है और एएसपी की पहली नहीं दूसरी बीवी है। माफ़ कीजिएगा, आपको जो कोई गलतफहमी हुई होगी। ये देखिए, मैं इस लड़की की पूरी मालूमात लेकर आया। यकूब न्याज़ी का आदमी अपने मोबाइल में जमा मालूमात यकूब न्याज़ी को बताने लगा, जिस पर यकूब न्याज़ी हैरत में डूब गया। एक ही शक्ल की 2 लड़कियां और दोनों ही एएसपी की बीवियां, ये क्या माजरा है? अब तो इस मामले की तह तक जाना होगा। ऐसा करो, जितनी जल्दी हो सके मौका मिलते ही इसकी बीवी को उठाकर मेरे फार्म हाउस पर ले आओ। यकूब न्याज़ी अपने आदमी को हुक्म देता हुआ उसे वापस जाने का इशारा करने लगा, क्योंकि उसकी बीवी उसके दोनों बच्चों के साथ वापस घर आने वाली थी और अपने बच्चों समेत अपनी बीवी को
अपने किसी भी बुरे कारनामों की भनक भी नहीं पड़ने देना चाहता था। इसे ज़रा भी यकीन नहीं था कि बहराम दूसरे दिन उसके चचा के घर आ जाएगा। वो बहराम की यूँ अचानक आमद पर बेहद खुश थी। बहराम उसको खुश देखकर मुस्कुरा दिया और अपने ससुराल में आज उसकी पहली बार आमद हुई थी, इसलिए हरम के चाचा और चाची का उसका भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया था। हरम की खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी। बहराम सोफा पर बैठा उसके चाचा चाची से बातें कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी नज़र हरम पर उठती। तब हरम को एहसास हुआ था कि इसने अभी तक कपड़े तब्दील नहीं किए। आज उसकी चच्ची ने खाने पर बहराम के अलावा अपने दामाद और बेटी यानी असजद और निग्गी को भी बुलाया था, इसलिए हरम सुबह से ही घर की सफाई और खाने बनाने के चक्करों में ख्वार हो रही थी। इसने सरसरी सी अंदाज में ये बात पहले ही चचा चच्ची के कानों में डाल दी थी कि वो दोनों बहराम के सामने असजद से उसकी मंगनी वाली बात से गुरेज करें। वैसे भी उसके चचा चच्ची ऐसे बातों और मामलों की ऊंच नीच को अच्छी तरह समझते थे। उसको मुकम्मल यकीन था वो दोनों ही बहराम के सामने ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जो बकार का सबब बने। बेशक उन दोनों को उससे मोहब्बत या लगाव उसकी नीयत का ना हो, मगर वो दोनों नहीं चाहते होंगे कि उसके और बहराम के भी ताल्लुकात ख़राब हो। हरम वहाँ से उठकर दूसरे कमरे में आ गई ताकि कपड़े चेंज करके अपना हुलिया दुरुस्त कर ले। वो कपड़े तब्दील करके वाशरूम से दोबारा कमरे में वापस आई तो इसने बहराम के कमरे में मौजूद पाया बेड पर रखा हुआ दुपट्टा ओढ़ती हुई बहराम को देने लगी। शुक्रिया, आपने मेरी बात का मान रखा, आप यहाँ आ गए। दूसरी सारी बातों को नज़रअंदाज करके वो हल्के अंदाज में बहराम का शुक्रिया अदा करती हुई बोली तो बहराम मुस्कुरा कर चलता हुआ हरम के करीब आया। शुक्रिया ये कहने की ज़रूरत नहीं है, मेरी यहाँ आमद की वजह यही है कि एक लड़की को ये बताना ज़रूरी था कि मैं उसके मामले में इतना भी बेरहम नहीं हूँ जितना वो समझ बैठी है। बहराम हरम का चेहरा देखता हुआ उससे बोला तो हरम भी खामोशी से बहराम को देखने लगी। अपनी बात मुकम्मल करने पर बहराम ने हरम का हाथ थामा और हैरत ज़दा सी ख्वाब की कैफियत में बहराम को देखने लगी। मैं इस बात को मानता हूँ, हमारी शादी के पहले दिन से जो मैंने रवैया तुम्हारे साथ रखा बिल्कुल गलत था। अपने रवैये से मैं तुम्हारा दिल बहुत ज़्यादा दुखा चुका हूँ। अगर तुम एंजल की हम शक्ल नहीं होती तो शायद हालात इससे मुख्तलिफ होते। अगर तुम मेरी जगह खड़ी हो कर देखो तो शायद तुम मेरी कैफियत पर गौर कर सको। लेकिन ये भी सच है, मेरे लिए तुम्हारे साथ बेसर या बेमानी हरगिज़ नहीं है, क्योंकि तुम एक साफ दिल की लड़की हो। मैं दिल से चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच सब ठीक हो जाए। मैं तुम पर यकीन करना चाहता हूँ और हमें हादसे ने मेरे अंदर हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा बेएतबारी भर दी है। मैं इस बेएतबारी को अंदर से ख़त्म करके तुम्हारे साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, मगर ऐसा फौरी तौर पर तो मुमकिन नहीं है। अपने दिल और दिमाग को समझाने और मनाने में मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा। हरम, तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दोगी? मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल शाम हरम की बातों को सोचकर और उसका मैसेज पढ़कर फिर कब कुछ भी बहराम से सोचा नहीं गया। वो जिस नतीजे पर पहुंचा था इस वक्त हरम के सामने खड़ा उससे सब कुछ कह रहा था। बहराम के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हरम तो यकीन ही नहीं हो आया कि ये सब कुछ बहराम उससे कह रहा हो। हरम को लगा अब भी इस हसीन ख्वाब से जाग जाएगी। आपके मुंह से मेरा नाम बहुत अच्छा लगता है बहराम, आप मुझे ए लड़की कहने के बजाय हरम ही कहकर पुकारा करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज उसके शोहर ने उसका नाम भी तो अपने मुंह से पहले बार लिया था और खुश क्यों ना होती, उसके साथ इसके शोहर के लिए मानी रखती थी। हरम मुस्कुराकर बहराम को देखने लगी। बहराम हरम की बात सुनकर खुद भी मुस्कुरा दिया और हरम को बहराम की मुस्कुराहट को गौर से देखने लगी जो उसके चेहरे पर काफ़ी अच्छी लग रही थी। वो हरम का हाथ थामा और उसे वहीं डायमंड की रिंग पहनाने लगा और उस मुँह दिखाई में दी थी जो इसको डबिया खोलकर हरम देखने की जहमत नहीं की थी, बल्कि वैसे ही दराज में रख दी थी। आज वो अपने हाथ में उंगली में पहनी हुई डायमंड की रिंग देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी। तो तुम यहाँ अपनी तबीयत को देखते हुए आराम करने के बजाय कपड़े धोने और खाना बनाने आई थी? बहराम हल्के अंदाज में उस पर तंज करता हुआ बोला, जब तक उसकी चच्ची के बाद बैठा रहा था। जब हरम के गुन गा कर परसों से उसके किए हुए सारे कामों का बता रही थी। बहराम की बात पर हरम घूरकर इसे देखने लगी। चच्ची अकेला
इतना सब कैसे करती हैं? उनकी उम्र थोड़ी रही है ये सब काम करने की, थोड़ी है ये काम करने की। अच्छा आप ऐसा करें, ड्राइंग रूम में जाकर बैठें, शायद निकी और अजद भाई आ चुके हैं, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। बाहर आवाज़ों से महसूस हो रहा था कि निकी और अजद आ चुके हैं। तभी हरम ने बहराम से बोला, मेरे यहाँ से जाने से पहले तो मुझे वैसे ही शर्मा कर दिखाओ जैसे मुझे देखकर अक्सर शर्माती हो। बहराम को चंद दिन पहले वो दिन याद है जब उसे बगैर शर्ट के देख कर वो शर्मा रही थी, इसलिए इसने मुस्कुराते हुए हरम से फरमाइश कर डाली, ऐसे कैसे खुद से शर्मा सकता है? आप भी अजीब सी बात कर रहे हैं। बहराम की बात पर हरम मजीद आंखें फैलाकर इससे हंसती हुई बोली, ये भी ठीक बोला तुमने, कोई बिलावजह कैसे खुद से शर्मा सकते? शर्माने का कोई जवाब होना चाहिए। बहराम ने बोलते हुए अचानक हरम को थामा और उसके गाल पर अपने होंठ रखे। यूँ अचानक बहराम की कार्रवाई पर बुरी तरह बौखला गई। कमरे का दरवाज़ा भी खुला हुआ था, कोई भी अंदर आ सकता था। हरम ने सोचते हुए बहराम को पीछे देख लेना चाहा। बहराम खुद ही पीछे हुआ। हरम बहराम की हरकत पर उसे हैरत से देखने लगी। ये आज बहराम और उसके साथ क्या किया था? सोचते हुए हरम के चेहरे का रंग बदलने लगा और ऐसा गुलाबी होता सुर्ख पड़ गया। बहराम बहुत कोशिश के चेहरे का ताज़ा देख रहा था। हरम के चेहरे का रंग बदलते देखकर वो मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर चला गया। कैसी हो निगी? हरम तैयार होकर ड्राइंग रूम में आई, जहाँ सभी मौजूद बातें कर रहे थे। अब वो अजद को सलाम करके निगी के पास की तरफ बढ़ती हुई उसका हाल पूछने लगी, तुम्हारे मंगेतर से शादी करके कैसी हो सकती हूँ? किस्मत फूट हो चुकी है मेरी। निगी की बात पर ड्राइंग रूम में सन्नाटा छा गया था। इस अजद के साथ चचा चच्ची भी शर्मिंदा हो गए। वहीं नेगी की बात पर हरम सन्नाटे में आ गई, जबकि बहराम के चेहरे पर एक पल के लिए हैरत के तासुरात उभरे जो ऐसा गुस्से में ढलने लगे। ये इंकशाफ इसके लिए किसी शक से कम नहीं था कि उसकी बीवी अपने खालाजाद की मंगेतर थी। हरम के बात पर सब मालूमात करवाते वक्त इतनी अहम बात उसको मालूम नहीं हो सकी। नेगी तुम होश में तो हो क्या? अवल फुल बक रही हो? कमरे में हो जाने वाली खामोशी को सबसे नुज़रत ने तोड़ा तो वो निगी को इस तरह बोलने पर उसके सामने डांटती हुई बोली, मुझे क्यों डांट रही हैं? देखा नहीं आपने इसको कैसे खुश होकर मुझसे मेरा हाल पूछ रही है? जानती नहीं हूँ मैं इसकी खुशी की वजह से मुझे नाखुश देखकर ये किस कदर खुश है। एक बार फिर निगी नुज़रत को देखकर बोली तो नुज़रत ने अपनी बेटी की चलती ज़ुबान को देखकर अपना सर पकड़ लिया। अब इसकी ज़ुबान दराजी से सबिहा भी परेशान हो चुकी थी और पछता रही थी कि क्यों उसने हरम का रिश्ता अपने बेटे से ख़त्म करके इस बदज़ुबान लड़की को अपनी बहू बना लिया। बहुत हो गया निगी, अब खामोश हो जाओ। अब की बार अजद खामोश नहीं रहा। वो निगी को आहिस्ता आवाज़ में समझाता हुआ बोला, हरम सदमे की कैफियत में वही बहराम के चेहरे का उतार चढ़ाव के तासुरात देख रही थी। हाँ आप क्यों नहीं बोलेंगी इसकी हिमायत में? अभी तक तो इस इश्क का भूत जो नहीं उतरा। अम्मा अब्बा, मैंने आप दोनों को पहले ही मना किया था जब यहाँ आया करें तो हमें नहीं बुलाया करें। आपको पूरा एक वक्त तक ये शख्स गमे चेहरा लिए इसकी यादों का शोक बनाता रहेगा। निगी जो ना जाने कब से भरी हुई बैठी थी, आज फटते हुए उसके हरम उसके शोर का भी लिहाज नहीं किया। निगी की बात पर अजद बुरी तरह शर्मिंदा हुआ। जबकि बहराम की बस हो गई थी, एकदम सोफे से उठा, घर चलो। नागवार तासुरात चेहरे पर सजाए बहराम हरम को देख कर बोला, जबकि चचा ने निगी को बुरी तरह डांटना शुरू कर दिया था। बहराम हरम का इंतज़ार किए बगैर कमरे से बाहर निकल गया। बेटा इसकी बात को महसूस मत करना, मेरी बेटी बहुत कम अकल है। माहौल ऐसा नहीं रहा था कि कोई इन दोनों को रोकता। नुज़रत चची कमरे से निकल कर बहराम के पीछे आती हुई बोली, मगर बहराम उनकी बात के जवाब में खामोशी से घर से निकल कर गाड़ी में बैठ गया। हरम गाड़ी में बैठते ही बहराम ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। कार ड्राइव करते वक्त हरम ने बस एक नज़र बहराम के चेहरे पर डाली। उसके चेहरे के तासुरात काफ़ी सख्त और पथरीले थे, जिसकी वजह से हरम उससे बात करना मुनासिब नहीं समझा। फ्लैट के अंदर आने के बाद बहराम ने बेडरूम में जाने के बजाय दूसरे कमरे में जाकर
अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया, जबकि हरम बेडरूम में आकर बैठ गई। इस वक्त घड़ी में रात के 2 बज रहे थे, मगर बहराम अभी तक दूसरे कमरे में दरवाज़ा बंद करके बैठा था। हरम हिम्मत करती हुई बेडरूम से उठकर बहराम के पास उसे कमरे में गई। हरम ने आहिस्तगी से कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने सोफे पर बहराम बैठा हुआ नजर आया। हरम आहिस्तगी से कदम उठाती बहराम के पास चलती आई। वो सोफे की पुल से टेक लगाकर आंखें बंद किए बैठा था। कमरे में किसी दूसरे की मौजूदगी के एहसास ने बहराम आंखें खोलकर अपने सामने खड़ी हरम को देखने लगा। सोई नहीं, अब तुम अभी तक जाकर सो जाओ। बहराम अपने सामने खामोश खड़ी हरम को देखकर बोला। उसका लहजा किसी भी एहसास से आ रही था। और आप यहाँ बैठकर मेरे बारे में उल्टा सीधा सोचते रहेंगे सारी रात? हरम नरमी से बोलती हुई बहराम से पूछने लगी, जिस पर बहराम के माथे पर चिकन उभरी। ए लड़की, ज़्यादा ज़ुबान चलाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे सामने बोला ना, जाओ यहाँ से, जाकर सो जाओ। बहराम खुदरे लहजे में उसको डांटता हुआ बोला। उसके लहजे में दोबारा अजनबियत महसूस करके हरम आंखें नम होने लगी। हरम से दोबारा लड़की हो गई मैं आपके लिए, बस इतना ही कम एतबार किया आपने मेरी ज़ात पर बहराम। हरम बोलती हुई चल कर मज़ीद बहराम के करीब आई तो बहराम सोफे पर सीधा होकर बैठा। समझ नहीं आ रही तुम्हें मेरी बात? क्या बोल रहा हूँ मैं? जाओ यहाँ से। बहराम दोबारा उससे सख्त लहजे में मुखातिब हुआ तो हरम नफ़ी में सर हिलाती हुई बोली, यही सोच रहे होंगे ना कि आपकी दूसरी शादी भी ऐसी लड़की से हो गई जो पहले मंगनीशुदा थी। यकीनन आपने मंगेतर से बातें मुलाकातें करके वो आपके पल्ले से बांध दी गई। जैसे उसका मंगेतर अब तक उसको सोचता है, वैसे शायद आपकी बीवी के दिल में भी अपने मंगेतर के ख्यालात आते होंगे। हरम की बात बहराम से बर्दाश्त करना मुश्किल हो गई। जब भी वो उसका नाम पुकार कर चीख उठा, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, जाओ यहाँ से। बहराम के गुस्से के बोलने की परवाह किए बगैर वो बहराम के सामने नीचे फर्श पर बैठ गई। असजद भाई से अम्मी अब्बू ने मेरी मंगनी तब करवाई थी जब मैं मैट्रिक में थी। शुरू से ही इन्हें अपने कज़न के रूप में देखा, मगर मंगनी के बाद ऐसा सोच बदलने लगी। इसमें मेरा कसूर नहीं, ऐसा हर आम इंसान के साथ होता है। लेकिन इसके बावजूद मैंने कभी खुद को आगे नहीं बढ़ने दिया, ना ही हकीकतन ना ही ख्यालात में, क्योंकि मंगनी कोई मजबूत बंधन नहीं होती। मेरी तरफ से गुरेज देखकर असद भाई ने कभी अपने कदम आगे नहीं बढ़ाए। यूँ समझ ले, हमेशा हम दोनों के दरमियान इज्जत और एहतराम का रिश्ता कायम रहा। मंगनी से पहले भी कभी उन्होंने अपनी पसंदगी का इजहार मेरे सामने नहीं किया था। मंगनी हो जाने के बाद भी वो एक मंगेतर की बजाय कज़न की तरह ही मुझसे मिलते रहे। हम दोनों के दरमियान कभी भी तलकफाना गुफ्तगू नहीं हुई, जैसे हर मंगेतर के बीच में होती है। फिर अचानक अम्मी अब्बू दोनों ही छोड़कर चले गए। तब चचा चची मुझे अपने साथ अपने घर ले आईं। असजद भाई या खाला में किसी से कोई एक बार महीने में मुझसे मिलने आ जाता, लेकिन फिर बीच में मालूम नहीं क्या हुआ, निगी ना जाने कैसे असजद भाई को पसंद करने लगी। मैं निगी के ख्यालात जानकर डर गई। माँ बाप तो मेरे पास थे ही नहीं, सिर्फ माँ बाप का तयशुदा किया रिश्ता। और मुझे बहुत गुस्सा आया निगी की सोच पर। लेकिन जब नुसरत चच्ची ने मेरे सामने रोकर ये कहा कि असजद के सामने मैं खुद अपने मुंह से इस रिश्ते से मना कर दूं, तो मेरा दिल दुखा। मगर चचा चची के एहसान याद आ गया तो उन्होंने मुझ बेसहारा को अपने घर रख कर किया था, और अपने इस एहसान का बदला असजद भाई से रिश्ता ख़त्म करने की सूरत से चाहती थी। फिर मुझे ऐसा करना पड़ा। रिश्ता ख़त्म होने पर मैंने खुद को बहुत अकेला महसूस किया। अम्मी अब्बू भी उस दिन बहुत याद आए, मगर असजद भाई से दिली वाबस्तगी इस हद तक नहीं थी कि ताउम्र उस मंगनी का रोग दिल में पाल कर बैठ जाती। मेरा खुदा इस बात का गवाह है, बहराम की निगी उसकी शादी होने से पहले ही मैं उनसे शादी का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल चुकी थी। आपसे निकाह होने पर आपके साथ मैंने मजबूरी में नहीं बल्कि दिल से कबूल किया। मेरे लिए इस दुनिया में आपसे बढ़कर और कुछ नहीं अहम
कुछ भी अहम नहीं है बहराम। आज के दिन जब आपने मुझसे कहा आप मेरा यकीन करना चाहते हैं, उस वक्त मुझे अपना आप कितना मोहतबर लगा रहा था, ये आप के सामने नहीं बयान कर सकती। बहराम प्लीज़ इतना यकीन करें, मेरे ऊपर से ख़त्म करके मुझे दोबारा से बेमोल मत कीजिएगा। मेरे दिल में सिर्फ आपकी मोहब्बत है, क्योंकि आप मेरे शौहर हैं। मेरे लिए यह रिश्ते से बढ़कर है। आपके निकाह में रहकर किसी दूसरे मर्द के बारे में तसव्वुर करना मेरे लिए गुनाह है। प्लीज़ बहराम, आपकी आंखों में मैं अपने आप के रिश्ते के लिए बेएतबारी नहीं दिख सकती। मुझ पर एतबार कायम रखें। हरम बोलती हुई अपना सर बहराम के घुटनों पर रख कर रो दी। हरम के रोने वो उसे बाजुओं में थाम कर सोफे से उठा और हरम आंखों में आंसू भरे बहराम का चेहरा देखने लगी, जो इस वक्त बेतासुर था। रात काफ़ी हो चुकी है, अब तुम्हें सोना चाहिए। हरम की सारी बात सुनने के बाद बहराम ने वही एक जुमला बोला, उसके कमरे में आता देख कर बोला था और खुद को कमरे से बाहर निकल गया। वो सुबह सवेरे यूनिफॉर्म में तैयार नाश्ते के टेबल पर आया तो उससे किचन से बर्तनों पटकने की आवाज़ें सुनाई दी। लाजमी हरम किचन में मौजूद सुबह का नाश्ता बना रही थी। बहराम खामोशी से कुर्सी खिसकाकर बैठता हुआ नाश्ते का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में अरहम ट्रॉली में सारा सामान लेकर डाइनिंग टेबल में आई और बारी बारी ट्रॉली में मौजूद नाश्ते के बर्तन टेबल पर पटकने के अंदाज में रखने लगी, जिस पर बहराम ने बाकायदा सर उठाकर उसे देखा, मगर बहराम को देखने के बजाय केटल से चाय निकाल रही थी। बहराम ने चाय का मग थामने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, जो फिजा में ही रह गया। हरम चाय का कप लेकर टेबल पर रखती हुई इसलिए कुर्सी खिसकाकर बैठ चुकी थी। बहराम संजीदा निगाह इस पर डालकर अपने लिए केटल से खुद चाय निकालने लगा, तब उसे अपने प्लेट के नीचे एक पर्चा नज़र आया। ये क्या है? बहराम हरम को देखता हुआ पूछने लगा। चीप लड़कियों की तरह काट देना, ये लेटर लिखने की आदत नहीं मुझे। पढ़ लें, उर्दू और इंग्लिश दोनों में लिखा है। वो बोलती हुई उस पर क्या तंज कर गई। बहराम एक पल के लिए चौंका। लेटर लिखने और काट देने वाली एंजिल की बात इसने जिया को पहले ही बताई थी। भला क्या ज़रूरत जिया को ये बात उसकी दूसरी बीवी को बताने की। बहराम उसकी तंज को पीता हुआ पर्चा पढ़ने लगा और घर का सौदा सल्ब से मुतल्लिक तैयार करदा लिस्ट थी। दाल, माश, मलका, मसूर, दाल, चना, ये इतनी दालें कौन खाएगा? बहराम लिस्ट पढ़ने के साथ ही बोला, मैं खाऊंगी। उन फजूल लड़कियों में जैसी मेरी आदत हरगिज़ नहीं, जिनको हर वक्त बाहर का खाना मुंह को लगा हो। चुपते हुए लहजे में दूसरे तंज पर बहराम एक बार फिर हरम की तरफ देखा। कल वो किस तरह रोती हुई उसे अजद और अपनी मंगनी की वजाहतें दे रही थी और सुबह होते ही उसकी बीवी को लेकर उस पर तंज शुरू कर चुकी थी। बहराम दूसरा तंज भी नज़रअंदाज करता हुआ टेबल पर पर्चा वापस रखता हुआ बोला, दोपहर में जमाल को भेज दूंगा, ये लिस्ट उसी को देना। जमाल तुम्हें ये सामान ला कर दे देगा। बहराम हरम से बोलता हुआ नाश्ता करने लगा। फिर उठकर उसने काफ़ी काफ़ी ऑयली बनाया था, मगर हरम के रवैये पर वो उसे टोकने के बजाय खामोशी से खाने लगा। इस लिस्ट में कुछ मेरा सामान है जो जमाल लाता हुआ अच्छा नहीं लगेगा। हरम की बात पर नाश्ता करता बहराम उसे देखने लगा, जो इसके देखने के बजाय लिस्ट चाय में डब्बों को खा रही थी। तो अपना सामान लिस्ट से काट दो, मैं ले आऊँगा, बाकी लिस्ट जमाल को दे देना। बहराम बात ख़त्म करता और नाश्ते करने लगा। आपको क्या मालूम क्या सामान है? मेरा पढ़ने की जहमत थोड़ी की है आपने। हरम नराठे पन से बोली। पहली शादी नहीं है तुमसे, मेरी तजर्बा है मुझे। बहराम उसे देखकर वाज़ेह अंदाज में जताता हुआ बोला। हरम खामोशी से चाय पीने लगी। बहराम को शादी का पहला दिन याद आया। किसी तरह से डरी हुई थी वो। इससे ये वाज़ेह तब्दीली लाजमी उसके एतराफ़ का नतीजा थी, जो उससे उसकी चच्ची के घर कल रात को किया था। जब आप मेरा सामान ला सकते हैं तो बाकी का सामान जमाल क्यों लाए? हरम चाय पीती हुई पूछने लगी। तुम्हें सामान से मतलब होना चाहिए, इस बात से नहीं कि सामान कौन लेकर आ रहा है। मुझे आदत नहीं है शुरू से इन सब कामों की, और
कल से पराठा इतना ऑयली बनाने की ज़रूरत नहीं। बहराम संजीदगी से उसको देखता हुआ बोला, इंसान को अपनी आदतें बदलनी पड़ती हैं। मैं आपकी पहली बीवी की तरह नहीं हूँ जो आपकी हर बात पर कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। आप अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश करें। हरम की बात पर अब की बार फिर बहराम काफ़ी देर तक खामोशी से उसका चेहरा देखता रहा, बिना कुछ बोले मुस्कुराता हुआ चाय पीने लगा। हरम ने भी सोच लिया था अगर वो ऐसा है तो अब वो भी अपना रवैया में लचक नहीं लाएगी। मगर बहराम को मुस्कुराता देखकर वो तब गई। बहुत खुशी हो रही है। बार बार अपनी बीवी का जिक्र सुनकर बहराम के बोलने का अंदाज ही ऐसा था। बहराम उसकी बात पर बेसाख्ता हंस दिया। मैंने रवायती शोहरों वाला सलूक नहीं किया तुम्हारे साथ कि तुम्हारी मंगनी का मालूम होने के बाद तुम्हारे मंगेतर के ताने दूं, लेकिन तुमने जो मुझे ढंग से नाश्ते भी नहीं करने दे रही हो, रवायती बीवियों की तरह बात बात पर मुझे मेरी पहली बीवी के ताने दे रही हो। यकीन जानो ऐसे करती हुई तुम इस वक्त बिल्कुल अपनी नुज़र चच्ची के जैसी लग रही हो। बहराम हंसता हुआ उसे बोला तो हरम अपनी ओवर रिएक्ट पर खुद शर्मिंदा हो गई। इतने में दरवाजे की डोरबेल बजी। इससे पहले कि वो कुर्सी से उठकर दरवाज़ा खोलता, हरम खुद उठकर दरवाज़ा खोलने चलेगी। बहराम खुद भी कुर्सी से सोचते हुए उठा, इतना सुबह भला कौन आ सकता है? जी कौन है? आपने किससे मिलना है? हरम अपने बालों की लट कान के पीछे करती हुई आने वाले से पूछने लगी जो स्टैचू बना हुआ उसे हैरत से घूरे जा रहा था। अफान, तुम यहाँ इतनी सुबह? खैरियत तो है? अपनी पूछ से हरम को बहराम की आवाज़ सुनाई दी, मगर अफान ने सिर्फ एक नज़र बहराम पर डाली जो अभी भी हैरत ज़दा होकर हरम को देख रहा था, जिस पर हरम को सामने खड़े लड़के पर हैरत होने लगी। वो बिना कुछ बोले वहाँ से अंदर चली गई। अफान अभी भी हरम की पुश्त को घूर रहा था, तब बहराम ने उसको टोका, मेरी बीवी को घूरना बंद करो। बहराम अब की बार अफान को जताता हुआ बोला। बहराम समझ चुका था अफान की हैरत की वजह क्या थी। वो हरम को एंजल समझ रहा था। सॉरी, आई एम सॉरी सर, दरअसल मैं इतना ज़्यादा हैरान हूँ आपको आपकी मिसेज के साथ देखकर। अफान ने होश में आकर माजरत करते हुए बहराम को वजाहत देनी चाहिए। अंदर आओ, फिर बात करते हैं। बहराम अफान के बात पर बोला, उसके अंदर आने की दावत देकर ड्राइंग रूम में चला गया। दरअसल मैं आपको यही शॉकिंग न्यूज़ बताने के लिए आया था कि आपकी वाइफ जिंदा है, मगर यहाँ आकर उनको आपके साथ देखकर कुछ शॉक्ड हो गया। अफान बहराम को अपने आने की वजह बताने लगा। बहराम अफान की बात सुनकर सच में बुरी तरह चौंका। कब और कहाँ देखा तुमने एंजल को? बहराम का लहजा धीमा मगर तजस्सुस लिए हुए था। बहराम के सवाल पर अफान बहराम के तासुरात देखने लगा। इसकी बीवी उसके पास ही तो थी, फिर भला बहराम इतना तजस्सुस? कल मरीना क्लब में एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करने के लिए गया था, वहीं आपकी मिसेज भी मौजूद थी। टाइम कुछ रात के 12 साढ़े बजे के दरमियान थे। अफान बहराम को बताने लगा, मगर इसे बहराम पर हैरत हुई। इसने खुद बहराम को सारे सबूत दिए एंजल के खिलाफ, जिसे देखने के बावजूद वह यकूब नियाज़ी से की कैप्ट से अब तक ताल्लुक़ रखा हुआ था। शायद सच्चा इश्क इसी को कहते हैं। अफान ने दिल ही दिल में सोचा, मगर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। यानी मेरा शक सही निकला, हॉस्पिटल से डेड बॉडी का गायब हो जाना मतलब वो जिंदा है? बहराम सोचता हुआ आहिस्ता आवाज़ में बोला, कल रात वो हरम को उसकी चच्ची के घर से अपने साथ ले आया और 12 बजे से हरम उसके साथ इसी फ्लैट में मौजूद थी। बहराम की बात पर अफान कंफ्यूज होकर बहराम को देखने लगा। तब बहराम ने अफान की गलतफहमी को दूर करना ज़रूरी समझा। ये एंजल नहीं है जिसे तुमने अभी देखा है, एंजल की हमशक्ल, मगर मेरी दूसरी बीवी।
हरम है। एंजल वो थी जिसे कल रात तुमने देखा है। बहराम की बात सुनकर फान होनक बना हुआ बहराम को देखने लगा। ओ मेरे खुदा, ये तुम हो एंजल। जख्मी हालत में जब इसे स्ट्रेचर हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया था तब डॉक्टर शाज़मीन उसे देखकर हैरत ज़दा होकर बोली। एंजल ने दर्द से कराहते हुए अपनी आंखें खोली तो शनाज़ सा चेहरा अपने सामने पाया। एंजल, तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, शाज़मीन उसे तसल्ली देती हुई बोली। वैसे भी उसे एक ही गोली लगी थी बाजू पर, जो कि खतरे का बायस हरगिज़ नहीं थी। वो मुझे दोबारा मार डालेगा शाज़मीन, अगर उसे मालूम हो गया मैं बच गई हूँ। एंजल खौफ के मारे गहरे सांस लेती हुई बोली। कौन मार डालेगा तुम्हें? किसने चलाई तुम पर ये गोली? शाज़मीन नर्स की दी हुई कार्टन से उसके बाजू पर लगा हुआ खून साफ करती हुई एंजल से पूछने लगी। मेरा शोहर ASP बहराम अब्बासी, इसी ने मुझ पर गोली चलाई। मेरे सीने में भी उस बेरहम ने गोली उतारी है। एंजल उस वक्त को याद करती हुई खौफ से शाज़मीन को बताने लगी। तुम्हें सिर्फ एक बुलेट लगी है एंजल, वो भी बाजू पर। तुम्हें कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो। सीने पर गोली खाने वाला इस तरह बात नहीं करता। शाज़मीन नर्स और से औजार मांगती हुई मुस्कुराकर एंजल से बोली। तभी एंजल को याद आया, पहली गोली बहराम ने उसकी बाजू पर चलाई। अपनी गोली लगने पर वो कितनी ज़्यादा खौफज़दा हुई थी। जब दूसरी गोली बहराम ने उसकी सीने पर चलाई, वो दर्द से कराहती हुई नीचे गिरी। बकौल शाज़मीन कि अगर उसे सिर्फ एक गोली बाजू पर लगी तो दूसरी गोली फिर कहाँ गई? एंजल ने कांपते हुए हाथ से अपने गले में पकड़ा हुआ स्टील का पेंडेंट पकड़ा, जो इसे सीने पर लगने वाली गोली से बचा गया था। लाजमी वो गोली उसके उस पेंडेंट पर लगी थी जिसकी वजह से वो बच गई। एंजल, अब मैं तुम्हारे बाजू से बुलेट निकालने वाली हूँ। ओके। शाज़मीन ने उसे ज़हनी तौर पर तैयार किया तो एंजल ने शाज़मीन का हाथ जोर से पकड़ लिया। क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? वो काम ज़रा सा रुकी है, मगर उसके क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? वो काम ज़रा सा रिस्की है, मगर उसके बदले मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी एहसानमंद रहूँगी। एंजल अपने बाजू में उठती हुई तकलीफ बुलाकर शाज़मीन से बोली। एंजल को अपना किया हुआ एहसान भी याद आया, जो एक बार उसने अच्छी अमाउंट की सूरज शाज़मीन को देकर इसके छोटे भाई की जान बचाकर इस पर किया था। तुम बोलो क्या करना है? उस वक्त मेरे अंदर लिंक्स और कार्टिंग है। मैं तुम्हारे हस्बैंड को उम्र भर के लिए जेल करवा सकती हूँ। उसने शाज़मीन को खुद से कहते सुना। फिर एंजल उस नर्स को देखने लगी जो इस वक्त वहाँ मौजूद उन दोनों की बातें सुन रही थी। तुम इसकी फ़िक्र नहीं करो, ये किसी को कुछ नहीं बोलेगी। शाज़मीन की बात पर एंजल उसको उस वक्त ढार सी मिली तो एंजल ने सुकून की सांस ली। इसके लिए आसान बिल्कुल नहीं था नज़र बचाकर अस्पताल से फ़रार होना इस वक्त। अगर शाज़मीन रिपोर्ट में इसकी डेथ क्लियर करके इसे अस्पताल के मुर्दा खाने तक नहीं पहुंचाती तो आज इतने आराम से शहर से दूर एक कॉटेज में मज़े से ना बैठी होती। सिर्फ ने शाज़मीन के सामने खुद को बेकसूर साबित किया था और बहराम की शकी मिजाज शोहर, जिसने उस पर बदचलनी का इल्ज़ाम लगाकर गोली चलाई, वो बहराम को सज़ा दिलाने का इरादा नहीं रखती थी। बेशक शाज़मीन के मुताबिक इसका शोहर सज़ा का मुस्तहिक था, लेकिन अगर वो ऐसा करती तो उल्टा इसको लेने के देने पड़ जाते। बहराम को सज़ा करवाने के चक्कर में उल्टा उसी पर केस
खुल जाता यूनिवर्सिटी में ड्रग सप्लाई करने का, फिर इसका बचना नामुमकिन था। उसका मकसद बहराम को जेल करवाना नहीं बल्कि अपने आप को मुर्दा ज़ाहिर करके अस्पताल से निकल जाना था, जिसमें शाज़मीन और अस्पताल के अमले के चंद लोगों ने उसका साथ दिया। फायर अलार्म बजवाकर सारा मिसक्रिएट करना सिर्फ अकेली शाज़मीन के बस की बात नहीं थी। इस काम में अस्पताल के 3 और लोग भी शामिल थे, जिनकी मदद से वो अस्पताल से बाहर निकली। माई डियर हैंडसम हस्बैंड, अपनी वाइफ को मरा हुआ तस्वर करके सिर्फ 1 माह बाद ही तुमने दूसरी शादी कर ली। सो सैड बेबी। मगर मानना पड़ेगा बहराम अब्बासी, तुम्हारी मोहब्बत को पहली बीवी से इतना इश्क था कि दूसरी बीवी भी उसकी हम शक्ल ढूंढ ली। मुतासिर किया मुझे तुम्हारी इस बात ने, लेकिन एक बात तुम अच्छी तरह लो, मेरी जगह सिर्फ मेरी है, वो तुम्हारी दूसरी बीवी हरगिज़ नहीं ले सकती। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी डार्लिंग। तुम सिर्फ एंजल के हो। मैंने तुमसे बेवफाई की, जिसकी सज़ा तुमसे पाली। बस अब कुछ दिन और, इसके बाद मैं और तुम दोबारा एक हो जाएंगी। एंजल अपने मोबाइल में बहराम की तस्वीर देखकर बोली, जिसमें इसकी दूसरी बीवी के साथ ही मौजूद थी। ये तस्वीर बहराम के वलीमे की थी, जो इसके कहने पर वहाँ मौजूद वेटर ने नहायत खुफिया तरीके से ली थी। अपनी हमशक्ल को बहराम के साथ देखकर एंजल बेहद जलन महसूस कर रही थी और अपने चेहरे पर बहराम के दिए जाने वाले ज़ख्मों ने इसे अभी तक बहराम की ज़िंदगी में शामिल होने से रोक के रखा था, वरना वो पहली रात ही बहराम के पास हुरम की जगह मौजूद होती। बहराम के साथ गुजरा हुआ वक्त याद करके वो फैसला कर चुकी थी कि इसे अपनी बाकी की ज़िंदगी भी बहराम के साथ गुजारनी चाहिए थी, इसलिए इसे अपनी शनाख्त भूलकर हरम ही बनकर क्यों ही ना जीना पड़े। याकूब न्याज़ी जैसा जलील डरपोक इंसान, जो कि इसको गोली लगते देखकर फ़ौरन वहाँ से दुम दबाकर अपने गार्ड्स के साथ फरार हो चुका था, इसमें एंजल को ना तो पहले दिलचस्पी थी और ना अब। वैसे भी वो पक्की उम्र का मर्द बहराम अब्बासी जैसे शानदार मर्द का किसी भी चीज़ में मुकाबला नहीं कर सकता था। इसे किसी भी तरह बहराम के पास जाने के लिए पहले हरम को बहराम के फ्लैट से बाहर निकालना था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी बहराम के फ्लैट में मौजूद हिडन कैमरे के अलावा ऐसे सिक्योरिटी अलार्म भी मौजूद थे जिसकी वजह से कोई भी कार्रवाई करना इसके बायस खतरा साबित हो सकता था। वो सिर्फ इस वक्त का इंतज़ार कर रही थी जब हरम बहराम के बगैर इसके फ्लैट से बाहर निकले। सीने पर गोली मारने के बावजूद न जाने क्यों इसे शुरू से ही एंजल की मौत का यकीन ना था। हॉस्पिटल से डेड बॉडी का गायब हो जाना इसके पीछे छुपी कहानी कोशिशें करने के बावजूद नहीं जान पाया, मगर वो इतना जान गया था कि ये काम याकूब न्याज़ी का हरगिज़ नहीं है। याकूब न्याज़ी के एंजल वक्ती दिल बहलाने वाला खिलौना साबित हुई थी। इसका अंदाज़ इसी वक्त हो गया था जब वो एंजल को ज़ख्मी हालत में छोड़कर इससे के फ्लैट से फरार हो गया था। एंजल का जिंदा होना अब बहराम के लिए मानी नहीं रखता था। जिस दिन इसका एंजल से सामना हुआ, वो इससे अपना रिश्ता भी ख़त्म कर लेगा, ऐसा बहराम ने सोच लिया था। क्या इसे खुद से एंजल को ढूंढना चाहिए था या फिर इसकी आमद का इंतज़ार करना चाहिए था? न जाने क्यों बहराम की छठी हिस्स बार इसे इशारे दे रही थी कि एंजल इससे मिलने या फिर कांटेक्ट करने की ज़रूर कोशिश करेगी। पुलिस स्टेशन से आज वो जल्दी घर आ गया था। कल की तरह इस वक्त अपने बेडरूम के बजाय दूसरे कमरे में बैठा हुआ था। कल जब इस पर इंकशाफ हुआ था कि एंजल जिंदा है, तब वो उसी का सोचे जा रहा था। उसके बाद धीरे से उसकी सोचों का रुख एंजल से हरम की तरफ चला गया। परसों जब उसके चचा के घर उस पर यह इंकशाफ हुआ था कि हरम पहले अपने खराजात से मंसूब रह चुकी थी, रवायती मर्दों की सोच की तरह ये इस बात का ज़रा पसंद नहीं आई थी, जिसका
जिसका इजहार वो अपने रवैये से हराम और इसके घर वालों के सामने कर चुका था। जिसके बाद दूसरे दिन सुबह पुलिस स्टेशन जाते वक्त इसके पास हरम के चचा और असजद की कॉल भी आई थी। दोनों ही और हरम के रिश्ते के लिए फिक्रमंद थे। असजद ने तो इसकी नेगी की बातों को लेकर माजरत भी की थी और इसे यकीन भी दिलाया था कि वो सिर्फ और सिर्फ नेगी की गलतफहमी थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। हरम ने खुद भी घर आकर इसे हर बात की वजाहत दी थी, जिस पर फौरी तौर पर वो हरम से कुछ भी नहीं कह नहीं पाया, क्योंकि इस मौजू के अलावा भी इसके दिमाग में दूसरी सोचें चल रही थी। जैसे 3 दिन बाद बॉबी को फांसी की सज़ा हो जाती। याकूब नियाज़ी का इन दिनों इतना खामोश होकर बैठना भी आम बात नहीं। वो इतनी आसानी से अपने भाई को मरने नहीं देगा। बहराम को इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा था। जब वो अस्पताल में ज़ख्मी हालत में था तब भी याकूब नियाज़ी जान तोड़कर कोशिश की थी कि वो किसी तरह पता लगाए कि बहराम ने इसके भाई को कहाँ छुपाया हुआ था। इस वक्त याकूब नियाज़ी क्या सोच बैठा था, इसे खबर नहीं थी। इन दिनों से अपनी जान से ज़्यादा उसे उसके रिश्ते की परवाह थी, जो ऋचा उसकी बहन उससे जोड़ के गई थी। लेकिन हुरम उसके पास इस फ्लैट में महफूज थी। यही सारी बातें वो सोचकर तब हुरम तीसरी मरतबा कमरे में आई। आपको खाना है या यूं ही पहली बीवी की यादों में खोए रहना है? बहराम हुरम की बात पर चौंका, फिर इसके जुमले पर गौर करता इसे घूरने लगा, मगर हुरम उसके घूरने की परवाह किए बगैर कमरे से चली गई। मरने वाली तो खुद कब्र में चली गई और ये मौसूफ उसकी यादों का शौक मना रहा है। मैं तो बीच में मुफ्त ही फंस गई, जब से आए हैं उसकी यादों में गुम है। मैं तो बस उसके घर में खाना बनाने के लिए आई हूँ। जैसे हरम अपना दिल जलाकर बड़बड़ाती हुई बोले जा रही थी, ये जाने बगैर कि इसके पीछे आता बहराम इसकी सारी गुफ्तगू सुन चुका है। वो लास्ट में आकर जैसे ही पलटी, सामने बहराम को देखो उसकी ज़ुबान को ब्रेक लगी। ज़ुबान काफ़ी चल रही है तुम्हारी, कल से काबू में रखो इसे वरना मसला करेगी ये तुम्हारे लिए। बहराम हरम को देखकर सीरियस हुआ और इसे फ़ोन करने लगा, क्योंकि वो कल सुबह से अब तक इसे कितनी ही मर्तबा पहली बीवी के ताने दे चुकी थी। कितनी सारी मर्तबा आपको खाने के लिए बोल कर जा चुकी हूँ, मगर आपने तो मेरे कमरे में आने का कोई नोटिस ही नहीं लिया। तो मालूम नहीं किसकी गहरी सोचों में डूबे हुए हैं। हरम इसका शिकवा करती हुई खुद कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि खाना वो पहले टेबल पर रख चुकी थी। कितनी सारी मर्तबा नहीं, तुम मेरे पास सिर्फ 3 दफ़ा चक्कर लगा चुकी हो। पहली बार तुमने सिर्फ इतना बोला, खाना तैयार है, और मुंह बनाती कमरे से चली गई। दूसरी बार सिर्फ 10 मिनट के वक्फे के बाद कमरे में दोबारा आई और तंज करती हुई बोली, आपको खाना खाना है या फिर बर्तन उठा लूँ? फिर गुस्से में दरवाज़ा ज़ोर से बंद करती हुई दोबारा कमरे से चलेगी। अभी तुम तीसरी बार पूरे 5 मिनट 2 सेकंड गुजरने के बाद आई हो। इसके बाद मुझे मेरी पहली बीवी की यादों का ताना देकर मुंह बनाती हुई वापस चली गई। इतना बेखबर हरगिज़ नहीं हूँ जितना तुमने मुझे समझ लिया है। बहराम एक एक बात इसको जताता हुआ खुद भी हरम के सामने कुर्सी पर बैठा। चावल निकाल लो, आपके लिए चावल निकालूं आपके लिए, या आप रोटी खाएंगे? वो बहराम को कुर्सी पर बैठा हुआ देखकर इससे पूछने लगी, जैसे कल सुबह से पटक कर नाश्ता और दूसरी चीज़ें दे रही हो। इससे बेहतर तो यही है, जो मुझे खाना है मैं अपनी प्लेट में खुद निकाल लेता हूँ। बहराम ने सालन का बाल उठाते हुए शर्मिंदा करना चाहा, और बहराम की बात सुनकर वो जैसे शर्मिंदा भी हो गई थी और इसे अफसोस हुआ था कि वो क्यों नुसरत चच्ची बनती जा रही है। इसके चचा तो सीधे साधे इंसान थे, तभी नुसरत चच्ची इनके साथ निभाह हो गया, मगर सामने बैठा हुआ इसका ये शोहर तो इसके चचा की तरह ज़रा भी सीधा नहीं, काफ़ी टेढ़ा बंदा है, इसे समझ कर रहना चाहिए था। आज दोपहर में सबिहा खाला की कॉल आई थी। हम दोनों को कल रात डिनर पर अपने घर इनवाइट करना चाह रही थी। गरम चावलों से भरी ट्रे उठाकर धीमे लहजे में बहराम को मतलब की बात बताई, मना कर दो अपनी खाला को, हम नहीं आ रहे। बहराम
मुंह में निवाला डालता हुआ आम से लहजे में हरम से बोला। चावलों में चलता चमचा रोककर हरम बहराम को देखने लगी, जो पुरसुकून अंदाज में बैठा हुआ खाना खा रहा था। नेगी की भी काल आई थी, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा थी। वो बोल रही थी, बहराम भाई से अपनी गलत रवैये की खुद माफ़ी मांगूंगी। बस इस वक्त वो मज़ीद कुछ कहती, बहराम ने संजीदा निगाहों पर संजीदा निगाह वो मज़ीद कुछ कहना चाहती थी, कुछ कहती। बहराम ने संजीदा निगाह इस पर डाली तो चुप हो गई। खामोशी से खाना खा लो, वो हरम को देखता हुआ बोला। फिर खाना खाने लगा। ठीक है, आप बच जाइएगा, मैं कल शाम खुद चली जाऊंगी सबीहा खाला के घर, आप बस ड्राइवर को भेज दीजिएगा। हरम इसका मशवरा देती हुई चावलों का चमचा मुंह में डालने लगी। हम का मतलब सिर्फ मैं नहीं, हम दोनों होते हैं ना। कल तुम कहीं जा रही हो, ना ही मैं। अब इस मौजू पर दूसरी बात नहीं होगी हमारे बीच। बहराम इसकी बार तनबी करता हुआ बोला। वो नहीं चाह रहा था कि 3 से 4 दिन तक हरम फ्लैट से बाहर निकले। हरम को समझाता हुआ दोबारा खाना खाने लगा। ठीक है, मेरे रिश्तेदार तो इस काबिल नहीं है कि आप इनसे मिलें। आप मुझे कल एक्सपो ले जाएं, वहाँ सेल लगी हुई है, मुझे अपने लिए कुछ खरीदना है, पैसे हैं मेरे पास। हरम की अगली बात पर बहराम के मुंह में जाता हुआ निवाला वहीं रुका। खामोशी से हरम की शक्ल की तरफ देखने के बाद बोला, क्या चाह रही हो तुम? इस वक्त मैं आराम से खाना खाऊं या फिर उठकर यहाँ से चला जाऊं? अब के बाद बहराम बेहद संजीदगी से हरम से पूछने लगा तो खुद कुर्सी से उठ गई। आप सुकून से खाना खाएं, मैं चली जाती हूँ। हरम ने सिर्फ बोला ही नहीं बल्कि वो अपनी बात पर अमल करती हुई वहाँ से चली गई। बहराम इसकी पुश्त को घूरता मगर फिर से खाना सुकून से खाया। नहीं सुनेंगे आप वो आपकी भी कोई बात, बस 2 दिन से दूसरे कमरे में मुंह फुलाकर और डेरा जमाकर बैठे हैं। मैंने बताया भी था, ये मंगनी मेरे पेरेंट्स ने तय की थी, जिसकी मुद्दत बेशक 4 साल का अर्सा रही हो, मगर उस मंगनी की हैसियत मेरी नज़र में हमारे रिश्ते के आगे 0% भी नहीं है। लेकिन उन्होंने तो अचानक ही एक शकी मिजाज शोहर का रूप धार लिया है। खाला के घर दावत पर जाने से मना कर दिया, मुझे बाहर भी नहीं लेकर जा रहे। कसम से आपने कहा था मुझे बहराम की नहीं अपनी बड़ी बहन समझना। जब भी आपके सामने आपके पूछने पर अपने दिल का हाल आपको बता रही हूँ, मुझे तो ये लगता है वो अपनी पहली बीवी को भी नहीं भूले। दुनिया से जाने के बाद भी वो हम दोनों के बीच हमेशा जिंदा रहेगी। वो सोफे पर दोनों पाँव ऊंचे करके बैठी हुई, एक हाथ पकड़े टिश्यू से बार-बार आंसू साफ करती, दूसरे हाथ से पकड़ा मोबाइल कान से लगा। यकीनन उसकी बहन को उसकी बुराइयों में मसरूफ़ थी। उसकी बहन के साथ उसकी बुराइयों में मसरूफ़ थी। ये मंजर देखकर बहराम का खून खोल उठा। जो हरम को खाना खाने का बोलने बेडरूम में आया था, कमरे के अंदर दाखिल होता उसकी हरम से मोबाइल लेकर अपने कान में लगा लिया। आखिरकार मिल ही गई तुम्हें अपनी ही जैसी, बस एक यही तो काम है तुम औरतों का, रोज़ रोज़ मोबाइल पर दो चार दर खड़े इसके सुन लिया करो। हाँ, यही है। 2-4 बुराइयां मुबशिर भाई की इससे कर डाला करो, और मगर अक्ल की बात इसको कभी नहीं समझाना। यूं अचानक मोबाइल इसके हाथ से लेने पर हरम बहराम को देखने लगी। यकीनन वो छुप कर इसकी अपनी बहन की बातें सुन रहा था। जिया मर्द के दिमाग में 10 तरह की सोचें चल रही होती हैं। ये तुम्हारे और उसकी जैसी कम अक्ल औरतों की कम अक्ली का नतीजा है, जो खुद से हर बात का तसव्वुर कर बैठती है। हमारा शोहर किसी दूसरी औरत के बारे में सोच रहा होगा। वो मोबाइल पर अपनी बहन को सुना रहा था। हरम सर झुकाए वहीं खड़ी थी। इसे इस वक्त जिया को फ़ोन करना ही नहीं चाहिए था, बल्कि वो ही अच्छा वक्त था जब वो बहराम के पुलिस स्टेशन के जाने बाद कल दोपहर में जिया से बात करती। अभी फौरी तौर पर जाने से मना किया तो कुछ
दिमाग में चल रहा होगा। मेरे ताल्लुक़ तो नहीं ख़त्म करवा रहा मैं इसके हसीनो जमील रिश्तेदारों से। इसका यार अच्छा खासा मैं अकेला रहता, बिला वजह मेरी शादी करवा के तुमने मुझे भिजवा दिया। बहराम जिया को मज़ीद झाड़ता हुआ बोला और लाइन काट कर मोबाइल उसने टेबल पर रख दिया। हरम एक नज़र बहराम के चेहरे पर डालकर कमरे से बाहर निकलने लगी, मगर इससे पहले ही बहराम ने इसका बाजू पकड़ लिया। क्या फजूल की बातें कर रही हो तुम जिया से? क्या कि मैं अपनी पहली बीवी को नहीं भूला हूँ? तुमसे शेयर नहीं किया था मैंने कि वो किस तरह की लड़की थी? मेरा म्यार इतना गिरा हुआ नहीं है कि मैं ऐसी लड़की को अपनी यादों में ज़िंदा रखूँगा जिसने मुझसे वफादारी नहीं निभाई। कोई भी मर्द खुद चाहे जैसा भी हो, मगर वो अपने लिए अपनी बीवी से वफादारी की उम्मीद करता है। मगर तुम ये बातें नहीं समझोगी क्योंकि तुम एक टिपिकल सोच रखने वाली लड़की हो। अब इस वक्त कमरे से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम पर यह बात अभी इसी वक्त वाज़ह कर देना चाहता हूँ, और हम दोनों के बीच अब कहीं भी नहीं है। और दूसरा ये कि मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। बहराम ने हरम से बोलते हुए उसके गले से दुपट्टा खींचकर सोफे पर फेंका और हरम को बेड की तरफ धकेला। हरम एकदम बहराम के अमल पर बौखला गई। बहराम इसके करीब आकर हरम पर झुका। क्या हो गया आपको? पीछे हटें प्लीज़, हरम एकदम घबराती हुई बोली, मगर बहराम उसकी बात अनसुनी करता हरम की गर्दन पर झुका। बहराम के होंठों का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करते हरम शर्मिंदा हो गई। बहराम, मेरी उन बातों का वो मतलब नहीं था। आप बिल्कुल गलत मानो में ले रहे हैं मेरी बात को। हरम बोलती हुई शर्म से पानी पानी हो गई। वो शायद इस वक्त इसीलिए उसके करीब आया ताकि दोबारा उसके मुंह से पहली बीवी का ताना ना सुने। बातों का जो भी मतलब हो, अब सोचना क्या? तुम चाहती हो कि हम दोनों के बीच वो कभी ना आए? वो मैं भी यही चाहता हूँ। जो मैं करने वाला हूँ इसलिए वो करना ज़रूरी है। वो बोलता हुआ हरम की कमीज़ कंधों से नीचे करता। हट जाइए बहराम, प्लीज़ पीछे हट जाइए। हरम ने बोलते हुए इसके सीने पर दोनों हाथ रख के बहराम को पीछे करना चाहा। न जाने वो इसको कैसी लड़की समझ रहा था जो इसकी कुर्बत के लिए मरी जा रही थी। जब भी इसकी बहन इसकी शिकायतें लगा रही थी, हरम सोचते हुए शर्मिंदा हुए जा रही थी। बहराम ने उसके दोनों हाथ उसकी पुष्ट पर ले जाकर अपने एक हाथ से मजबूती से पकड़े। ज़रा सा उठता हुआ वो अपनी पॉकेट से कुछ निकालने लगा, जिसे देखकर हरम के आंखें फैल गई। ये क्या है? क्या करने वाले हैं बहराम? आप प्लीज़ मुझे छोड़ दें। बहराम के हाथ में निडल की तरह कोई नोकदार लंबी सी चीज़ जो अपने पॉकेट से निकालने के बाद उसने हरम के दिल के पास रखी तो हरम की आंखें खौफ से फैल गईं और सांस फूलने लगी। कभी कभी इतनी कीमती चीज़ को अपने पास रखने के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो जाता है। समझ लो, मैं तुम्हारे लिए कोई रिस्क नहीं ले सकता जिसके लिए तुम्हें तकलीफ़ देना ज़रूरी हो। बहराम ने बोलते हुए निडल इसके दिल के ऊपर रखकर अंदर की तरफ दबाई तो तकलीफ़ मारे हरम के मुंह से चीख निकली। नहीं बहराम, प्लीज़ नहीं, हरम रोती हुई बोली। इसने अपने दोनों हाथ बहराम के मजबूत ग्रिप से छुड़वाने चाहे, मगर वो निडाल से जाने क्या कर रहा था जिससे हरम को शदीद तकलीफ़ हो रही थी। जब बहराम उसके ऊपर से उठा तो हरम रोते हुए बेड पर लेटे लेटे अपना रुख मोड़ लिया। जिसके जिस्म का हिस्सा सुन्न हो चुका था। दिल नहीं है आपके सीने में, बेरहम है आप, चले जाएं मेरी नज़रों के सामने से। हरम जानती थी बहराम वही मौजूद है। जब भी अपना रुख वैसे ही मोड़े रोती हुई बोली तो बहराम खामोशी से कमरे से निकल गया। रात वो रोते रोते सो चुकी थी। उसे
उसे नहीं मालूम था कि रात में उसके सोने के बाद बहराम वापस बेडरूम में कब आया था। इस वक्त आहट से उसकी आंख खुली थी तो बहराम को बेडरूम में मौजूद पाया। वो यूनिफॉर्म मलबूस कलाई में रेस्ट वॉच पहन रहा था। हरम को जागता हुआ देखकर बेड की तरफ बढ़ा तो हरम ने फ़ौरन दूसरी तरफ करवट लेकर अपना रुख फेर लिया। वो बहराम पर जाहिर करना चाहती थी कि कल रात उसकी दी हुई तकलीफ़ उससे नाराज़ थी। वो बेड पर अपने नज़दीक बहराम का बैठा महसूस कर चुकी थी। वो अपने शाने पर बहराम के हाथ का लम्स महसूस करके अरहम ने आंखें बंद कर ली। वो इसकी तरफ नहीं देखना चाहती थी और ना ही इससे बात करना चाहती थी। सिर्फ 3 से 4 दिन सब्र कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें खुद तुम्हारी सुबीहा खाला के घर ले जाऊंगा और जहाँ से चाहो अपने लिए शॉपिंग भी कर लेना, और वो भी मेरे पैसों से। अपने पैसे तुम अपने पास संभाल कर रखो। बहराम उसकी नाराज़गी दूर करने के लिए घर से सुलह जो अंदाज में बोला, ना ही मुझे अपने खाला के घर जाना है और ना ही मुझे शॉपिंग करनी है। मैं अब सिर्फ अपने चचा के घर जाना चाहती हूँ। उसके लिए ना ही आपको कोई ड्राइवर भेजने की ज़रूरत है और ना ही आपको खुद ज़हमत दूँगी। चचा खुद आकर मुझे यहाँ से ले जाएंगे। चलिए व्यूअर्स, अगली एपिसोड में अब इसकी स्टोरी देखेंगे। स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। देखते हैं आगे क्या होता है।